Hello and a warm welcome to Breaking Barriers, a podcast where I discuss sports. And this is the first ever podcast in the northeastern part of India which exactly talks about sports. स्पोर्ट्स के बारे में हम बात करते हैं, एथलीट्स के बारे में हम बात करते हैं, स्पेशली वुमेन एथलीट्स के बारे में बात करते हैं और वी टॉक अ लॉट अबाउट द प्रॉब्लम्स, द इश्यूज एंड व्हिच इज रियली रियली important. Now is the time to talk about all the issues, surrounding the female athletes in India. I'm your podcaster, Prarthana Hazarika. So, today I have a very, very special guest, and we are going to talk of something very serious, something very sensitive, जो एक बहुत sensitive issue है, पर I think we do not talk about this issue openly unless and until an athlete comes up or a big breaking news happens. Let me welcome my guest for this podcast, for this episode, Mrs. Saurav Mishra, who is an advocate from the Supreme Court of India. बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका मेरे ये पॉडकास्ट ब्रेकिंग बैरियर्स में अमिश्रा जी, और बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आपने बहुत ही बिजी स्केड्यूल से अपना टाइम निकाला और कनेक्ट किया हमारे साथ इस पॉडकास्ट में. Thank you, Pratna ji. Thank you for having me here. It's an honor for me. सो मैंने बताया कि बहुत सेंसिटिव इश्यूज के बारे में बात करते हैं इस पॉडकास्ट में. हर एक एपिसोड में फीमेल एथलीट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान रख के बात करते हैं. लास्ट एपिसोड में हमने स्पोर्ट्स साइंस के बारे में बात की, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के बारे में बात की. मुझे लगता है कि एक इश्यू है जो हम लोग बात नहीं करते. अभी 50-50 पार्टिसिपेशन ऑफ मेन एंड फीमेल एथलीट्स आ गए हैं. बहुत सारी लड़कियां अभी स्पोर्ट्स में हैं, फीमेल एथलीट्स अभी हर स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में है. और तभी से लगता है कि आजकल इंफॉर्मेशन आते हैं, न्यूज आते हैं कि सेक्सुअल अब्यूज, सेक्सुअल वायलेंस, मोलेस्टेशन ऑफ फीमेल एथलीट्स. ये ज्यादा चौंका दिया सबको जब विनेश फोगाट जैसे, बजरंग पूनिया जैसे ओलंपियंस जो स्टार है, स्टार एथलीट है, आइकॉन्स है, आइडॉल्स है सबके लिए, हम सबको पता है कि क्या हुआ था, कितने बड़ा मतलब एक प्रोटेस्ट हुआ था, आंदोलन हुआ था. तो क्या लगता है आपको क्यों ये बढ़ रहा है अभी? और फिलहाल जो है, जहाँ जो डिपार्टमेंट में आप जाओ, जिस स्पोर्ट्स में जाओ, हॉकी ले लीजिए, आप क्रिकेट ले लीजिए, जूडो, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, सब जगह ये मामला अभी सामने आ रहे. मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटीज़ में एक तो ये बात बड़ी कॉमन है कि वैल्यूज़ का डिक्लाइन हुआ है। पहले जो वैल्यू सिस्टम था, वो उसमें कहीं न कहीं डिक्लाइन हुआ है। फर्स्ट थिंग इसका एक रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि ऐसी चीज़ें पहले भी होती थी, बट उनकी अब रिपोर्टिंग ज़्यादा हो रही है। अभी बहुत सारे मीडिया एवेन्यूज़ हैं, सोशल मीडिया है, और इन सब के आने के बाद एथलीट्स के अंदर भी थोड़ी और हिम्मत आई है अपनी बात कहने के लिए। तो ये भी एक वजह है। तीसरी एक वजह ये है कि जिस तरीके से स्पोर्ट्स कमर्शियलाइज़ हुआ है, एथलीट्स को काफ़ी इज़्ज़त मिल रही है, पैसा मिल रहा है, जो भी बड़े लेवल पे अचीवमेंट्स हासिल कर रहे हैं। तो पार्टिसिपेशन भी इंडियन एथलीट्स का स्पोर्ट्स में काफ़ी बड़ा है, बोथ मेल और फीमेल का, और स्पेशली फीमेल का बड़ा है, क्योंकि जैसे-जैसे हमारा सोसाइटी प्रोग्रेस हो रही है, वैसे-वैसे पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। तो इन सब चीज़ की वजह से जब एक हिम्मत आती है, रिपोर्टिंग बढ़ती है ऐसी चीज़ों की, जो भी इश्यूज़ होते हैं, और ग्रीवेंसेस जब प्रॉपर तरीके से एड्रेस नहीं किया जाता हमारे सिस्टम के द्वारा, तब एथलीट सड़क पर उतरने को मजबूर होता है। तो जो जी. रेसलर्स का प्रोटेस्ट था, वो भी इसी तरीके का एक एग्ज़ाम्पल है कि ये बड़ी हैरानी की बात है कि एक एथलीट्स को, वो भी जो ओलंपिक लेवल के एथलीट है, जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता है, उनको एक एफआईआर रजिस्टर कराने के लिए सड़क पे उतरना पड़ा। ये हमारे देश के स्पोर्ट्स इकोसिस्टम की तस्वीर को बयाँ करती है। बिल्कुल, बिल्कुल. अ, मुझे लगता है कि पहले मैं लीगल सिस्टम के बारे में बात करने से पहले ये जानना चाहूँगी आपसे, अगर कुछ होता है एक एथलीट के साथ, वायलेंस, सेक्सुअल असॉल्ट होता है, वायलेंस होता है, अब्यूज़ होते हैं, मोलेस्ट होते हैं, हर रोज़ होते हैं, महीने पर महीने होते हैं, तो वेयर डू द पेरेंट्स एंड द एथलीट गो फर्स्ट? उन लोगों को पहला चीज़ क्या करना चाहिए? कहाँ जाते हैं? कहाँ जाना चाहिए? हाउ इज द लीगल सिस्टम हेल्पिंग, और कैसे हेल्प कर सकते हैं? सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि जब भी किसी एथलीट्स को या एथलीट सपोर्ट पर्सनल को अगर इस तरीके का कोई इशू फेस करना पड़ता है,
तो अपने पास उसको एविडेंस इकट्ठा करना शुरू कर देना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आप बाद में हुँ, किसी भी अथॉरिटीज़ पे या कोर्ट में जाओगे तो एविडेंस पे ही सारा केस चलना है। तो दे शुड स्टार्ट रिकॉर्डिंग ऑल द लाइक व्हाट्सएप मैसेजेस जो किया गया, कॉल जी, किया गया, कुछ उसकी रिकॉर्डिंग करना शुरू कर लें। और आस-पास के अपने जो वेल विशर्स हैं, अपनी फैमिली है, उन सबको बताना शुरू करें, क्योंकि देयर आर सो मेनी केसेस इन द इंडिया एंड इन द वर्ल्ड इटसेल्फ, जहाँ पे माइनर एथलीट्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया एंड इट टेक लॉट ऑफ टाइम फॉर देम टू हुँ, एक्चुअली गो टू देयर रियलाइज़ फैमिली टू शेयर एग्ज़ैक्टली। दिस इश्यूज। हुँ, हुँ, तो अपने आस-पास के लोगों को कॉन्फिडेंस में रखिए, अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में रखिए, और जब ये पता चल जाए कि अब ये चीज़ सीधे बातचीत के तरीके से नहीं हो पा रही है, तो उनको सबसे पहले जिस भी, अगर वो स्पोर्ट्स फेडरेशन के अंतर आते हैं, तो स्पोर्ट्स फेडरेशन में अपना एक कंप्लेंट रजिस्टर करें, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अपना एक कंप्लेंट रजिस्टर करें, और इसके बाद इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म का जो फंक्शनिंग है, आपके ग्रीवेंस को लेके वो स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से वो जो काम शुरू होगा, वो आगे बढ़ता चला जाएगा, फर्दर एस्केलेट होता जाएगा एट द कोर्ट लेवल पे। जी। तो व्हाट लीगल प्रोटेक्शंस आर अवेलेबल फॉर द एथलीट्स जो इस तरह से वो अब्यूज़ फेस कर रहे? आई थिंक सबसे पहले तो ये है कि जितने भी एथलीट्स हैं, दे आर ऑल इंडियन सिटीजन्स। तो हर हुँ, इंडियन सिटीजन्स को जो लीगल प्रोटेक्शन अवेलेबल है, वो सारे उनको भी अवेलेबल है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जो इंडियन सिटीजन्स के लिए, वो एथलीट्स के लिए भी सारी चीज़ें हैं। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 में, फिर उसके बाद आर्टिकल 19 1G फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में जो उनको राइट्स दिया गया है, राइट टू प्रैक्टिस देयर प्रोफेशन दिया गया है, राइट टू इक्वालिटी दिया गया है, कि कोई भी आर्बिट्रेरी एक्शन होता है, कोई भी डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन होता है, तो उनके अगेंस्ट वो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। दे एप्रोप्रिएट रेमेडीज दे कैन अवेलेबल। इसके बाद क्या है, देखिए, अगर फीमेल एथलीट की स्पेसिफिकली हम बात करें, उनको कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट या सेक्सुअल अब्यूज होता है, तो जो भी इंस्टीट्यूशंस है, चाहे वो स्पोर्ट्स फेडरेशन हो, चाहे साई हो, चाहे नेशनल स्टेडियम हो, चाहे कैंप हो, चाहे हॉस्टल हो, कोई भी जगह है, वो सारी जो है पॉश एक्ट के अंतर्गत तो वर्क प्लेस में आती है। तो जो वर्क हुँ, प्लेस में की डेफिनेशन में आते हैं वहाँ पे, तो ये फीमेल एथलीट एक अग्रीव्ड पर्सन होती हैं। इन सारे एग्रीव्ड पर्सन को उस इंस्टीट्यूशन में एक इंटरनल कंप्लेंट कमिटी होती है, दैट इज कॉल्ड आईसीसी अंडर द पॉश एक्ट 2013। उस इंटरनल कंप्लेंट कमिटी में वो सबसे पहला इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे उनको जाके इसको रिपोर्ट करना होता है। वो हुँ, वहाँ पे रिपोर्ट करेंगे। अगर उनको लगता है कि उसकी प्रोसीडिंग से जो उनके प्रॉब्लम को एड्रेस किया गया, इफ दे आर सैटिस्फाइड द मैटर इज़ ओवर, इफ दे आर नॉट सैटिस्फाइड दे कैन फर्दर एस्केलेट। तो उनको सारे प्रोटेक्शन, सारी चीज़ें अवेलेबल है जो एक आम इंडियन पर्सन्स को अवेलेबल हैं। जी। आपने अभी पॉश एक्ट के बारे में बताया जो 2013 को लागू हुआ है और फिर पॉक्सो एक्ट का भी बात करना चाहती हूँ मैं क्योंकि आपने बताया हमारे पहले सवाल में कि माइनर्स को जब एक्सप्लॉइट करते हैं तो आई थिंक वो डर जाते हैं और पहला चीज़ तो ये है कि उन लोगों को पता भी नहीं चलता है कि मैं एक्सप्लॉइट हो रही हूँ या हो रहा हूँ। बोथ फॉर मैन बॉयज एंड गर्ल्स। तो तब पॉक्सो एक्ट किस तरह से हेल्प करते हैं इन इश्यूज को एड्रेस करने में लीगली? आई थिंक पॉक्सो एक्ट का रेलेवेंस इस बात में है कि एक तो ये डायरेक्टली माइनर्स को ध्यान में रख के बनाया गया लॉ है। जो भी चाइल्ड है, जो भी चिल्ड्रन हैं, उनको उनके इश्यूज को डायरेक्टली एड्रेस करता है। दूसरा, इसमें बहुत ही स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस हैं कि अगर किसी भी माइनर एथलीट्स को, और फॉर दैट मैटर कोई भी आम पब्लिक को भी, जो भी माइनर है, जो स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज में है या हम्म, नहीं है, वो सारे लोग इसके अंदर कवर होते हैं। और जी, इसके तहत कोई भी इसमें सीरियस ऑफेंसेस को इंक्लूड किया गया, जो हमारे भी बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में आए हैं या पहले आईपीसी वगैरह में थे, उसको जी, ध्यान में रखते हुए कि इसको प्रॉपर ऑफेंस की कैटेगरी में डाला गया है। तो इनके अंदर जो प्रोविजंस हैं, उसके तहत बहुत स्ट्रिक्टली डील करने के लिए निर्देश दिया गया है। और अगर थोड़ा सा भी उसमें कोई लैकलस्टर अप्रोच अथॉरिटीज का होता है, तो कोर्ट उसका कॉग्निजेंस बहुत सीरियसली लेता है। कोर्ट ये कहता है, एंड देयर आर वेरियस जजमेंट्स बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स, कि जो भी पॉक्सो के अंतर्गत जो ऑफेंसेस हैं, उसमें स्टेट कोई भी हीला हवाली या कोई भी कसर बाकी नहीं रह सकता। उसको बहुत ही वेहेमेंटली तरीके से और प्रॉपर तरीके से हैंडल करना पड़ेगा, जिससे कि एक बच्चा जो 18 साल से कम का है,
वो उसकी साइकी को बहुत डीपली अफेक्ट करते हैं ऐसे ऑफेंसेस, तो हुँ। वो जल्दी से जल्दी वापस अपने नॉर्मल कोर्स में आ जाए, इस वजह से इसमें स्ट्रिंजेंट प्रोविज़न का प्रावधान है। देखिए लॉज़ है, आपने बताया कि बहुत स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट्स या मेजर्स भी है अंडर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और आपने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन अस अ लॉट ऑफ फ्रीडम, अ लॉट ऑफ यू नो फ्रीडम टू एक्सप्रेस आवर इश्यूज डायरेक्टली। ऐसा भी बहुत इश्यूज है जहाँ पे पेरेंट्स या गार्डियंस अप्रोच नहीं करते, लीगल सिस्टम को अप्रोच इसीलिए नहीं करते क्योंकि रिpercussions होते हैं। करियर के बारे में बहुत सोचते हैं, लोगों को लगता है क्योंकि देखिए भारत में जितने ओलंपिक स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं, मैक्सिमम ऑफ देम हैव कम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड्स, जो कि एक जरिया बनाना चाहते हैं स्पोर्ट्स के थ्रू कि वो एक डेवलपमेंट हो उसके कम्युनिटी में, या उनका एक नौकरी लग जाए तो काम सेट हो जाते हैं। तो उन लोगों के लिए ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि ये जाके किसी लॉयर के पास जाए या अप्रोच करे और लीगल सिस्टम के जरिए पनिशमेंट के बारे में बात करे। उन लोगों के लिए क्या मैसेज है आपके लिए, आप आपसे? मुझे लगता है कि 2 लेवल पे बड़ा इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है पेरेंट्स को और गार्जियंस को। एक तो लीगल रूट है। लीगल रूट जैसे मैंने बताया कि जो भी इंस्टीट्यूशन में है जहाँ पे वहाँ पे फॉर्मल कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, और अगर स्पोर्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ऐसा नहीं, इसके लिए कुछ अलग है। अगर आपके बच्चे को किसी भी तरीके की मैं आपको एक रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल देता हूँ अभी, क्योंकि जी। मैंने इतने सारे केसेस डील किए हुए हैं। एक एथलीट्स को उसके कोच ने कुछ सप्लीमेंट्स दिया और उस सप्लीमेंट्स में प्रोहिबिटेड सब्सटेंस था। एथलीट के ऊपर चार्ज लगा एंटी डोपिंग रूल वायलेशन का। जब एथलीट को पता चला कि जो मेरे कोच ने दिया था ये, उसके थ्रू आया हुआ है, तो एथलीट सीधे पुलिस स्टेशन गया, वहाँ पे पुलिस कंप्लेंट फाइल करी। हम्म। तो बिकॉज़ इट्स अ वेरी सीरियस थिंग, क्योंकि अ कोच इज़ इन अ पोज़ीशन ऑफ इमेंस ट्रस्ट। तो राइट। उस ट्रस्ट पे बिलीव करके कोई भी एथलीट, चाहे उसको कोई न्यूट्रिशन लेना हो हम्म। या कोई भी अपनी प्रैक्टिस कैसे करनी हो, सारा कुछ कोच के हाथ में छोड़ देते हैं। पेरेंट्स भी कोच के हाथ में छोड़ते हैं कि कोच साहब जैसा बोलेंगे वैसा करो, वही तुम्हारे लिए यस। बेस्ट होगा। ही इज़ द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू इन योर करियर। तो जी। ऐसे केस में वो डायरेक्ट पुलिस अथॉरिटीज़ के पास गए, वहाँ कंप्लेंट रजिस्टर कराया। दूसरा क्या एस्पेक्ट है कि ये लीगल रूट आप यहाँ ले लीजिए, या अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट का इश्यूज़ है, आप इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी में जाइए। तीसरा क्या है कि एक पेरेंट्स के ऊपर इस बात की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एथलीट, जो मुझे लगता है पर्सनल एक्सपीरियंस में, आई हैव इंटरेक्टेड विद सो मेनी एथलीट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल लेवल, वो सिर्फ अपने गेम पे फोकस रखता है, उसे बाकी चीज़ों में पढ़ना आता नहीं, ना तो पढ़ना चाहता है। तो उस पेरेंट्स को सारी भाग-दौड़ करनी है, सारी अथॉरिटीज़ के पास जाना है, जहाँ ज़रूरत पड़े अगर उसको लगता है उसकी सुनवाई नहीं है, वो कुछ मीडिया में भी पहले गए हुए हैं, वहाँ भी जा सकते हैं। और आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि आप जिस कोच को अपने बच्चे को दे रहे हो, उसके साथ आप रेगुलर इंटरैक्शन करो। आप अपने एथलीट की, अपने बच्चे की, आप पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट उसे टाइम टू टाइम पे लेते रहो। आप आपके बच्चे और आपके बीच एक फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए कि अगर समहाउ कहीं इनडायरेक्टली उसका एक्सप्लॉइटेशन हो भी रहा है, तो उसके अंदर कोई डर ना हो उस एथलीट या बच्चे को बताने के लिए। वो अपने पेरेंट्स से फ्री होके सारी बात बता सके, और साथ में पेरेंट्स को ये ध्यान रखना कि बच्चे को अपनी एक्सपेक्टेशन से ओवरबर्डन ना करे। क्योंकि बच्चा कई बार होता है कि वो एक्सप्लॉइटेशन का, अगर मैं रिपोर्ट करूँगा, रिटेलिएशन होगा कोचेज़ का, अथॉरिटीज़ का, तो मेरा करियर खत्म हो जाएगा। मेरे माँ-बाप ने ज़मीन बेच के जो है मुझे ट्रेनिंग करा रहे हैं, उनका क्या होगा? तो ये सब प्रेशर में बच्चा कई बार बता नहीं पाता है। तो अपनी एक्सपेक्टेशन से ओवरबर्डन नहीं करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स को ध्यान में रखने के लिए। और सौरभ जी, जैसे कि आपने रियल लाइफ एक स्टोरी बताया किस तरह से हैंडल कर रहे हैं आप लोग इस इशू को। इंटरनल कमिटी, कंप्लेंट कमिटी, आपको लगता है कि हर एक स्पोर्ट्स एसोसिएशन और फेडरेशन में होना चाहिए? क्योंकि दैट इज द फर्स्ट स्टेप फॉर एनी एथलीट जो बच सकते हैं इस अब्यूज से या मोलेस्टेशन से। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसेंशियल एक्चुअली। और 2023 में जब रेसलर्स का प्रोटेस्ट हुआ था दिल्ली में, उस समय इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट करी थी कि आउट ऑफ 30 जो मेजर स्पोर्ट्स फेडरेशन है, उसमें 15 स्पोर्ट्स फेडरेशन में या तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी थी ही नहीं, और अगर जो थी वो प्रॉपर नहीं थी, इफेक्टिव नहीं थी। उसके बाद नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने नोटिस इशू किया
कि आपके पास, आप बताइए कि आपके पास कमेटी है, कैसे काम कर रही है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या कॉन्स्टिट्यूएंट है, सारी चीज़ों पे। क्योंकि होता कई बार ये है कि जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी होती, कागज़ पर तो होती हैं, बट वो इफ़ेक्टिव नहीं है। व्हाई दे आर नॉट इफ़ेक्टिव? बिकॉज़ वो स्पोर्ट्स फेडरेशन की सेम हायरार्की से आती हैं, सेम पावर स्ट्रक्चर है। तो जब जिनके खिलाफ मुझे कंप्लेंट करनी है, वही लोग अगर उस हायरार्की में हैं, तो वो कमेटी इंडिपेंडेंट कहाँ हुई? वो तो पावरलेस हो गई। और अपने आप में कई बार ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इश्यू बन जाता है कि हम कंप्लेन कैसे करें। तो पहली बात तो होना बहुत ज़रूरी है, दूसरी बात जो पॉश एक्ट के अंतर्गत जो कंप्लायंस इन कमिटीज़ का, कि विमेन होना चाहिए, उसमें इंडिपेंडेंट मेंबर होना चाहिए, वो सारे कंप्लायंस का फुलफिलमेंट होना चाहिए। और ये डायरेक्शन भी दिया गया है पहले कि रिपोर्ट मांगी गई स्पोर्ट्स फेडरेशन से, आप बताइए कि आप सिर्फ पेपर पर हैं, आप उसका फुली कंप्लायंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने रेज़ किया है। मैंने बहुत सारे एथलीट से बात जब की है, यही पॉइंट ये लोग पॉइंट आउट करते हैं कि देखिए कमिटी तो बना लेते हैं ये लोग, इंटरनल कंप्लेंट कमिटी, पर ये लागू नहीं हो पा रहा है और ये लोग कोई एक्शन नहीं लेते हैं। उल्टा इन लोगों को धमकी मिलते हैं कि ये दबाओ, ये बात बाहर नहीं जाना चाहिए, सोशल मीडिया में नहीं आना चाहिए, मीडिया के पास मत जाओ क्योंकि करियर तुम लोगों का खत्म हो सकता है अगर ये कंप्लेन तुम लोग करोगे तो। तो तब क्या करें? व्हाट डू दे डू? एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ये आज के भारत में जो स्पोर्ट्स, ओलंपिक स्पोर्ट्स का ये के रियलिटी है। इसीलिए ये सारे जो ओलंपियंस थे, रेसलर्स थे, उन लोगों को रास्ते में आना पड़ा बिकॉज दे वर बाउंड टू डू दैट। बिल्कुल, तो आप ये यही चीज़ है कि ये इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी बनी हुई है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का जो एक ग्रीवेंस मैकेनिज़्म है, जो एथलीट कमीशन है, वो है। इन सब के ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस, मिनी इंस्टीट्यूशंस बनाए गए एक लार्जर स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में, ये सारे लोग आपस में उसी पावर स्ट्रक्चर के पार्ट हैं। तो किसी भी एथलीट को जब कोई इश्यू आता है तो कहाँ जाए? क्या वो एथलीट कमीशन के पास जाएगा? तो एथलीट कमीशन क्या करेगा? क्योंकि सारे स्पोर्ट्स फेडरेशन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ एसोसिएटेड है, और हम सब जानते हैं, ये हार्श रियलिटी है कि ये कमीशंस या एसोसिएशंस कैसे काम करते हैं। सब एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एथलीट के लिए ग्राउंड लेवल पर आकर कोई बोलने वाला नहीं है। और अगर यही बोलना होता तो आप देखो ना, कितने किसी भी प्लेयर्स को सड़क पर क्यों उतरना पड़ता, उनको क्यों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत पड़ती। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के पास एक एथलीट को जाना पड़ता है अपने राइट को इन्फोर्स कराने के लिए। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जितने मैकेनिज्म बनाए गए हैं, सबका पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है। और सबका सबका पर्पस ये है कि मतलब स्टोरी को बाहर नहीं आना चाहिए, धमकाओ इन लोगों को। मैंने रिसेंटली एक साई हॉस्टल से, मैं सेंटर के बारे में नहीं बताना चाहूंगी क्योंकि दिस इज ऑन कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी। उन एथलीट्स, बहुत सारे एथलीट्सों ने मुझे बताया कि एक फॉरेन ट्रिप में एक कोच ने इस तरह का एक कांड कर दिया दो तीन एथलीट के साथ। जब वो लोग भारत पहुंचे, उन लोगों ने कंप्लेन करने की बात की और एक कंप्लेन भी रेज किया। जब उन लोगों ने कंप्लेन रेज किया तो उन एथलीट्स के अगेंस्ट एक व्हाट्सएप ग्रुप में मतलब एक कैंपेन शुरू कर दिया और उन लोगों ने डर के मारे फिर वो वापस ले लिया और वो स्टोरी वहां खत्म हो गई, मतलब वो दब गया। तो क्या करे एक एथलीट, क्या करे? उन लोगों को सिर्फ डिग्निटी, सिर्फ रिस्पेक्ट से इन लोगों को खेलना है, इंडिया को रिप्रेजेंट करना है ओलंपिक्स में। इन लोगों का एक सपना होता है, इतना कष्ट करते हैं। और फिर देखिए आपने बताया कुछ ही मिनटों पहले कि जब एक कोच होता है वो बहुत ट्रस्टेड पर्सन होता है एक एथलीट के लिए, और जब एक कोच इस टाइप का एक माहौल क्रिएट कर देते हैं अलोंग विद सम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फेडरेशन, तो कहाँ जाए? लीगली क्या कर सकते हैं? क्या करना चाहिए? हाउ डू यू हेल्प दीज एथलीट्स देन? मैं तो ये कहूंगा सबसे पहले कि फॉर एन एथलीट्स हु आर फेसिंग सच इश्यूज, साइलेंस हैज बिकम सर्वाइविंग टूल फॉर देम। अगर वो चुप नहीं रहेंगे तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, और ये सिस्टम बिल्कुल। उनको विक्टिमाइज कर देगा जो भी इनके खिलाफ बोलता है। आप देखिए कि विनेश फोगाट वाले इशू में जब ये कंप्लेन करी गई, तो इनको पार्टिसिपेशन से रोकने के लिए एक नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन सुप्रीम कोर्ट तक जा रहा है। मुझे लगता है शायद शायद ये इंडिया का पहला केस होगा कि स्पोर्ट्स फेडरेशन किसी अपने एथलीट को पार्टिसिपेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, जी। जबकि हमेशा इसका वाइसी वर्सा होता है। अब
एथलीट के पास ऑप्शन क्या बचता है? इट्स वेरी सैड प्रार्थना जी, और आई वांट टू हाइलाइट दिस पॉइंट थ्रू योर प्लेटफॉर्म कि इंडिया में अनफॉर्चुनेटली एथलीट्स का आपस में कोई यूनियन नहीं, कोई एसोसिएशन नहीं है। आप हुँ, देखिए कि इंडिया की जो सबसे पावरफुल बॉडी है, आईएएस एसोसिएशन, इनका अपना एसोसिएशन है, आईपीएस एसोसिएशन, इनका अपना एसोसिएशन है, मजदूरों का एसोसिएशन है, हर तरीके की बॉडी के, लेकिन एथलीट्स का कोई एसोसिएशन नहीं। एथलीट्स बटा हुआ है और कोई चाहता भी नहीं सिस्टम के एथलीट्स का अपना एसोसिएशन बने, जबकि सारे फेडरेशन मिलके और आईओए के साथ मिलके इनका भी अपना एसोसिएशन है। तो ऐसे में एथलीट को ये लगता है कि जब वो लड़ाई लड़ेगा तो पहली बात वो अकेला रहेगा, कोई उसका साथ देने के लिए है नहीं। ये सारे लोग यस, सिस्टम के अपने-अपने पार्ट हैं, ये लोग क्लब हो जाएँगे। तो हुँ, एथलीट को मजबूरी में सिर्फ एक ही तरीका दिखता है कोर्ट आने का, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का। एथलीट हाई कोर्ट जाएगा अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स में, वहाँ पे रिट पिटीशन फाइल करेगा, उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है। अगर उसको हाई कोर्ट से कोई सैटिस्फैक्टरी रिलीफ मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो उसे सुप्रीम कोर्ट आना पड़ेगा। और आप सोचिए कि इस देश में कितने ऐसे एथलीट हैं जिनकी सुप्रीम कोर्ट आने की हिम्मत है। बहुत बिल्कुल, सारे एथलीट जो बिल्कुल, हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, पैसे नहीं होते उनके पास अपनी ट्रेनिंग सही तरीके से करने के लिए, वो अपनी लड़ाई लड़ने की सुप्रीम कोर्ट कहाँ आएगा? तो इसीलिए मेरा मानना है कि इंडिया में एक इंडिपेंडेंट एथलीट ग्रीवेंस रिड्रेसल कमीशन की बहुत सख्त ज़रूरत है। जब तक वो कमीशन ऐसा नहीं बनेगा जो स्पोर्ट्स बॉडीज से बिल्कुल अलग इंडिपेंडेंट हो के एग्जिस्टेंस में आएगा, जिससे कि उसकी कंप्लेंट डायरेक्ट सुनी जाए अथॉरिटीज में। और दूसरी बात ये भी है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन तभी तक अच्छा रह सकता है जब उसको चलाने वाले लोग ईमानदार हों, उनके अंदर डिसीजन लेके लेने की हिम्मत हो, उनके अंदर करेज हो कि वो पावरफुल लोगों के खिलाफ एक्शन ले सकें। जब तक ऐसे लोग उस इंस्टीट्यूशन में नहीं बैठेंगे, तब तक हमारे देश में चीजें ऐसी ही रहेंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। और जब ये आंदोलन हुआ था रेसलर्स के, जब वो रास्ते पे आ गए थे, तभी जनरल पब्लिक के बीच भी ये एक सवाल हो गया था, सवाल उठ रहा था उस समय से अब तक कि कितना सेफ है हमारे लड़कियां अपने कोचेस के साथ, अपने सपोर्ट स्टाफ के साथ, जब वो कैंप में होते हैं, जब वो खेलने के लिए जाते हैं, जब वो एक्सपोजर टूर्स के लिए फॉरेन ट्रिप्स जाते हैं, जब वो टूर्नामेंट्स के लिए देखिए, मैं असम से हूँ, असम से अगर एक टीम दिल्ली, हरियाणा, रोहतक जाते हैं तो कितना सेफ है। मैं जब ग्राउंड रियलिटी में जाती हूँ ना, जब मैं गार्डियंस के साथ बात करती हूँ, सौरभ जी, मैं ओलंपिक स्पोर्ट्स और फीमेल एथलीट्स के लिए बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग करती हूँ। तब जब मैं बात करती हूँ ना इन गार्डियंस के साथ, तो वो लोग घबराए हुए रहते हैं कि पता नहीं क्या होगा, कितना सेफ है, ये है, अकाउंटेबल चाहिए उन लोगों को। ये सारी चीज़ें जो है लीगली कब तक, कैसे, मतलब साफ कब होंगे, या आपको क्या लगता है? क्योंकि आप दिन भर बहुत सारे एथलीट्स के ये केसेस आप सुप्रीम कोर्ट में देखते हो, सुनवाई सुनते हो आप, आपको पता है कि लीगली कितना डिफिकल्ट भी होता है उन लोगों के लिए। आपने बताया कि कितने सारे एथलीट्स हैं जो हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। डू दे हैव द करेज, डू दे हैव द मनी, डू दे हैव द राइट आल्सो टू गेट इनटू सुप्रीम कोर्ट एंड उन उन पावरफुल लोगों के खिलाफ वो बात कर सकेंगे, आवाज उठा सकेंगे? इसमें मुझे यही लगता है कि हमारे देश में लॉ तो बना दिया जाता है, बट उसका इन्फोर्समेंट बहुत शेकी सा है। अब मैंने आपको बताया कि ये सारे सिनेरियो में जब एथलीट्स को प्रॉब्लम फेस होती है, तो जाए कहाँ? उसके पास अनफॉर्चुनेटली कोई भी ऐसा पावरफुल, रिलायबल, डिपेंडेबल मैकेनिज़्म है ही नहीं, जहाँ से वो अपनी बात उठाए और उसको भरोसा मिले कि हाँ, उसके इश्यूज़ को सॉल्व किया जाएगा। एक बड़ा और एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ, और जो मेरे रियल लाइफ़ के एक्सपीरियंसेस हैं, कि हमारी स्पोर्ट्स फेडरेशन कई सारी ये करती हैं कि अगर कोई भी एथलीट किसी प्राइवेट टूर्नामेंट में खेलने चला जाता है, तो वो 2 काम करते हैं। पहला तो ये करेंगे, जो ऑर्गेनाइज़र रहेंगे, उनको वो नोटिस इश्यू कर देंगे कि आपने बिना हमारी परमिशन के कैसे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कराया। एग्जैक्टली। सेकंड वो क्या करते हैं, जो ये नहीं करते, वो ये करते हैं कि वो अपने सारे रजिस्टर्ड एथलीट्स को, रजिस्टर्ड जो नहीं भी हैं, जो उनके जी, टूर्नामेंट कभी खेला, उसको डायरेक्शन जनरल इश्यू कर देंगे कि जो भी इस टूर्नामेंट में खेलेगा या हमारे द्वारा जो परमिशन नहीं मिली उन टूर्नामेंट्स में खेलेगा, उनको हम सस्पेंड कर देंगे। ऐसे में प्लेयर बिल्कुल, डर जाता है, उसके पेरेंट्स डर जाते हैं। ऐसे ही मेरे पास जब 1-2 एथलीट्स आए कि सर मैं उस टूर्नामेंट में खेल लिया था, मुझे एक्सपोज़र चाहिए था।
तो मेरे को फेडरेशन वाले बुला के बोल रहे हैं कि तुम्हें बार कर देंगे हमेशा के लिए। मैं क्या करूँ? मैं बोला चलो हाई कोर्ट में रिट फाइल करते हैं। वो बोलता सर अगर हम फाइल कर देंगे तब तो हमें बर्बाद कर देंगे ये, हमें खेलने नहीं देंगे, रिटेलिएशन हो। तो आउट ऑफ फियर दे आर रिलक्टेंट टू टेक एनी स्टेप ऑन दिस इशू। तो इस देश में ये बहुत बड़ी समस्या है और ये सिस्टम को सारी चीज़ें पता है। इसके बार-बार अगर ऐसी ऑर्गेनाइज़र्स जो प्राइवेट ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं, ये फेडरेशन के खिलाफ बार-बार कोर्ट में जाते, कोर्ट हर बार कहता कोर्ट ने, मैं एक हियरिंग में बता रहा हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट में जज ने ये बोला था, डू आई नीड योर परमिशन टू प्ले इवन अ स्पोर्ट? एक फेडरेशन से ये पूछा था, क्या इस देश में परमिशन चाहिए क्या? फेडरेशन होता कौन है परमिशन देने वाला? जी। बट ये हुँ, मैकेनिज्म ऐसा बना हुआ कि कितनी बार कौन एथलीट जाएगा? ये बार-बार कोर्ट स्ट्राइक डाउन करती है ऐसे नोटिसेस को, फिर कोई नई फेडरेशन नया नोटिस निकाल देती है। हम आपको खेलने ही नहीं देंगे, खेलोगे तो सस्पेंड हो जाओगे। और हुँ। सबसे बड़ी बात पेरेंट्स जो अपने पूरे बचपन से अपने बच्चों को स्पोर्ट्स कराता रहता है, अपनी बहुत सारी चीज़ें दाँव पे लगा के, उसके अंदर इतना बिल्कुल। फ़ियर हो जाता है कि अगर हमने इनकी हुँ। बात नहीं मानी, तुम्हारे बच्चे का करियर स्पॉइल्ड है। तो मजबूरी में उसके पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं। मुझे लगता है कि यहाँ पे सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा कि बेटी बचाओ, बेटी खिलाओ, बेटी पढ़ाओ, ये सारी चीज़ें हैं अपनी जगह पे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी पे काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, ग्राउंड रियलिटी पे काम करना ज़रूरी है, ग्रास अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को अभी दे नीड टू स्टेप इन। जैसे कि आपने बताया कि बेटी खेलाओ जो स्लोगन है, बहुत अच्छा है, करंट गवर्नमेंट इज़ डूइंग अ लॉट फॉर द गर्ल चाइल्ड। बहुत सारी लड़कियाँ अभी स्टेडियम में आ रहे, बल्कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे। यू नो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखिए, अगर ओलंपिक्स की बात करें तो मीराबाई चानू से लेके यू नो मैरी कॉम से लेके लवलीना तक बहुत सारे स्टार ओलंपियन मेडलिस्ट है। इन लोगों को देख के बच्चियां जो है ये लोग भी बनना चाहते हैं कि एक ओलंपियन बन जाओ। पर ये जो साइड्स बिग बिग फैक्टर्स होते हैं ना, फेडरेशन एसोसिएशन का ज्यादा कोऑपरेशन हेल्प नहीं मिलते हैं इन लोगों को जब ये सेक्सुअली अब्यूज होते हैं या मोलेस्ट होते हैं या यू नो वायलेशन ऑफ अ वुमेन्स मॉडेस्टी जब होते हैं, तब these people they do not come together कि हेल्प नहीं करना चाहते। इंटरनल कंप्लेंट कमिटी जो है सिर्फ एक नाम के लिए हो जाते हैं, कई कई फेडरेशन में तो है ही नहीं। अगर किसी एक दो में है फिर भी उन लोगों का कोई काम है नहीं। रिसेंटली मैंने एक स्टोरी किया था, मेघालय क्रिकेट एसोसिएशन के जो पहले का एसोसिएशन प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी थे, उन लोगों के अंडर अंडर 23 के जो वुमेन खिलाड़ी थे, क्रिकेट टीम थे, उन लोगों का अब्यूज हुआ था। सब लोगों ने कंप्लेन फाइल की, वॉइस रेज किया, पर कुछ नहीं हो पाया। जिनके खिलाफ वॉइस रेज किया था उन लोगों को तो उल्टा बहुत ज्यादा यू नो ओहदा मिला। फिर एक्सपोजर टूर्स में चले गए ये लोग। अभी जो करंट प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी आगे है, नया एसोसिएशन बना, तब वॉइस रेज किया। फिर मेघालय वुमेन कमीशन को स्टेप इन करना पड़ा कि ऐसा क्यों हो रहा है, अभी तक क्यों नहीं एक्शन ले पा रहे। सो देखिए, ये लड़कियां जो है साइकोलॉजिकली कितने थ्रेटेंड फील करते हैं, कितने डाउन हो जाते हैं। आपने बताया किस तरह से हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं ये लड़कियां या यू नो खिलाड़ी भारत में, और इन इन लोगों का बहुत ज्यादा कुछ दाव पे लग जाते हैं। वेयर डू दे गो ना? अ लॉट ऑफ द गर्ल्स, मैंने जब करंट प्रेसिडेंट से बात किया था, जेम्स संगमा, उन्होंने बताया कि देखिए, अगर एक लड़के के साथ होता है ये, तो हजारों लड़कियों तक ये मैसेज पहुंच जाते हैं, और वो लोग खेलने तो कभी नहीं आएंगे ना फील्ड में। क्या भरोसा लेके आएंगी? या एज अ पेरेंट, एज अ मदर, व्हाई विल आई सेंड माय डॉटर टू अ स्टेडियम, टू अ ग्राउंड जहां पे वो मोलेस्ट होने वाले हैं? ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सब जगह होते हैं, पर देर आर लॉट ऑफ केसेस देर आर कमिंग अप जो मीडिया में आ रहे हैं, वो बहुत ही डिस्टर्बिंग है। तो व्हाट इज द मैसेज दैट इज सेंट आउट टू द लार्जर पॉपुलेशन, मिश्रा जी? आई थिंक ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि यूएस में जैसे एक सेफ स्पोर्ट्स का इंस्टीट्यूशन है, एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म बना हुआ है, इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म हमारे देश में बनाने की ज़रूरत है। और वहाँ पे वो इंस्टीट्यूशन कब बना था? वो 2017 में बना था जब आई थिंक वो जिम्नास्ट का इश्यू था, इसमें 265 जिम्नास्ट के साथ अब्यूज़ किया गया था।
और इसका मैसिव आउटक्राई हुआ था पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में। उसके बाद ये इंडिपेंडेंट जो कमीशन बना वो सारे स्पोर्ट्स फेडरेशन से अलग होके बना था। हमारे जी, यहाँ पे ऐसे कमीशन बनाने की ज़रूरत है। और मैं फिर भी अल्टीमेटली मैं एथलीट को ये बात बोलूँगा कि आपको खुद हिम्मत करनी पड़ेगी। अगर आप सोचोगे कि आप चुप होकर इस समस्या का समाधान हो पाएगा तो कभी नहीं होगा। आप जितना चुप रहोगे, आप जितना दबोगे उतना दबाएँगे। तो आपको बोलना पड़ेगा। और एक और चीज़ मुझे लगता है कि सरकार कर सकती है, जैसे हमारे यहाँ पे कोई एथलीट अगर डोपिंग में फँसता है, तो उसके अंदर एक एंटी डोपिंग रूल में आर्टिकल 10.7.1 है, जो सब्सटेंशियल असिस्टेंस का प्रोविज़न है कि अगर आप एंटी डोपिंग अथॉरिटीज़ को सब्सटेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हो इन डिस्कवरिंग अदर डोपिंग एंटी डोपिंग रूल वायलेशन, तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, आपका जो बैन है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इस मैकेनिज़्म के अंतर्गत एथलीट को स्पीक अप नाडा का एक प्रोविज़न बनाया गया कि आप नाडा में ऐसी सब्सटेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करो और आपका वो पूरा कॉन्फिडेंशियल रहेगा, आपका नाम कहीं नहीं आएगा। जी। तो हुँ, सॉरी, तो ये स्पीक अप नाडा वाली जो चीज़ है, ये स्पीक अप स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया या इस तरीके की कोई चीज़ क्यों नहीं बनती कि एथलीट जो ग्रीवेंस रेज़ करे वो कॉन्फिडेंशियल रहे, वो ना जी। किसी स्पोर्ट्स हुँ, फेडरेशन को पता हो। और साई की ही एक बहुत ही हाई लेवल की बॉडी को कुछ लोगों को पता रहे कि एथलीट के पास डायरेक्ट उसकी एक्सेस हो, वो चीज़ आए और उसपे इंडिपेंडेंट तरीके से काम हो सके। ये मैकेनिज़्म की बहुत ज़रूरत है। अगर ये मैकेनिज़्म बन जाएगा तो एथलीट जो डरता है कि मैं अगर कोई बात बोलने जाऊँगा सबको पता चल जाएगा, कॉन्फिडेंशियल रहेगी, तब मुझे लगता है हुँ। कि एथलीट को बहुत हिम्मत रहेगी करने के लिए और उनको आगे आना पड़ेगा क्योंकि एथलीट का करियर बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है। उस शॉर्ट लिव्ड करियर में और डिग्निफाइड तरीके से आफ्टर आप स्पोर्ट्स खत्म कर लोगे, तो क्या आप अपनी नज़रों में ऊँचे रह पाओगे? क्योंकि आपने समव्हेयर डाउन द लाइन यू हैव टेकन स्टैंड फॉर योरसेल्फ व्हिच इज़ हुँ। सेटिंग द एग्जाम्पल फॉर द अपकमिंग जनरेशन एंड वहाँ पे आप रोल मॉडल की तरह बनोगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एथलीट को ना सिर्फ फील्ड पे लड़ना पड़ता है बल्कि फील्ड के बाहर भी उसको लड़ना पड़ेगा अपने राइट्स के लिए और आने वाली जनरेशंस के लिए। बिल्कुल, एक एग्ज़ाम्पल सेट करना पड़ेगा इन लोगों को कि मैंने ये लड़ाई खुद लड़ी जैसे कि 2-3 हमारे जो रेसलर्स हैं उन लोगों ने एक एग्ज़ाम्पल ऑलरेडी सेट किया हुआ है कि मैं लड़ के भी मैं क्वालिफ़िकेशन एशियन गेम्स के ट्रायल में मैं आ चुकी हूँ। तो इस तरह का एक माहौल क्रिएट करना पड़ेगा जो आपने अभी सुझाव दिया मुझे लगता है कि एक बढ़िया सुझाव है जहाँ पे कमीशन ऑन कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि किसने केस फाइल किया है कि कंप्लेंट फाइल किया है क्योंकि इस तरीके से मुझे लगता है कि एथलीट्स का भी भविष्य जो है जितने कष्ट करके वो लोग नेशनल इंटरनेशनल्स में आते हैं उन लोगों का करियर भी अच्छा रहेगा और दे विल आल्सो गेट जस्टिस। मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपने बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू पर समय निकाल के बिजी शेड्यूल से आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यूज के ऊपर बात किया। मुझे लगता है कि हम लोग फिर एक और एपिसोड में और बात कर सकेंगे और बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यूज के ऊपर आपने हाइलाइट किया और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड होंगे हमारे जो दर्शक हैं ब्रेकिंग बैरियर्स पॉडकास्ट के इस एपिसोड के ज़रिए बहुत-बहुत बेनिफिटेड होंगे। थैंक यू प्रार्थना जी, थैंक यू सो मच। इट वाज़ रियली नाइस टॉकिंग टू यू और स्पोर्ट्स के इश्यू पर कभी भी किसी से बात करना अपने आप में बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है। हम एक-दूसरे से आइडिया शेयर करते हैं, तो इट वाज़ रियली वंडरफुल टॉकिंग टू यू। बहुत-बहुत धन्यवाद मिश्रा जी और फिर से बात करेंगे और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। So this was today's episode, this week's episode, and with the 50-50 participation of female athletes in national and international sports, there are issues that needs to be addressed, and I hope I have been able to do some amount of justice to the work that I'm doing. And with my guest, Mr. Saurav Mishra, who is an advocate with the Supreme Court of India, he has come up with some of the issues, what can be done, what needs to be done, and what is the need of the hour right now. Because these are the issues that will also help our athletes, our future generation of athletes, to come forward and play the sport they want and bring laurel to the country. So thank you so much to all my viewers for watching this episode of my podcast, Breaking Barriers. I shall be back again. Thank you so much. Bye bye.